फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी अपने विशेष शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है और कितनी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो कल हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में उसकी कॉन्सेप्ट को समझ के उसकी डेफिनेशन को हमने पढ़ा और उसके बाद हमने ये देखा कि वो जितने टाइप की है तो हमने हर टाइप को देखा, विद एग्जांपल हमने उसको समझने की कोशिश की। तो आज हम उस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक बच्चा अपनी आँखों को बार बार रगड़ता है, वह बार बार झपकता है, तो वो अपनी पलकों को एक साथ मिलाता है। कभी कभी वो अपनी पलकों को एक साथ मिलाता है, बंद भी करता है, बार बार रगड़ता भी है, बार बार झपकता भी है। ठीक है, तो वो किससे पीड़ित है आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा है इसमें श्रवण विकार, सेकंड दे रखा है श्रवण मतलब आपको पता ही होगा हेयरिंग इम्पेयरमेंट, और बी जो है दृष्टि विकार मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट, सी जो है भाषण विकार मतलब स्पीच डिसऑर्डर, और जो फोर्थ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसऑर्डर लर्निंग डिसऑर्डर जो भी है। तो आपको ये देखना है कि ABCD में से कौन सा इसमें ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसके लिए सूटेबल है, तो कौन सा होगा। क्योंकि यहाँ पे आइज से रिलेटेड बात हो रही है कि आंखों को बार बार रगड़ रहा है, बार बार झपक रहा है, इसका मतलब ये है कि उस आँख में उसकी मतलब जो है उसको दृष्टि दोष है शायद। हाँ ठीक है, तो वो अपनी दृष्टि को क्लियर करने के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो बार बार अपनी आंखों को रगड़ रहा है, बार बार झपक रहा है और अपनी पलकों को एक साथ मिला रहा है। क्या कारण हो सकता है? विजुअल इम्पेयर्ड है वो। क्यों? क्योंकि उसको वो जो अगर जो कुछ चीज़ देखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बोर्ड पर जो लेख बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि डिसलेक्सिया निम्न में से किससे संबंधित होता है। अब ये बताना है कि जो डिसलेक्सिया है किससे संबंधित होता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिसलेक्सिया जो होता है वो एक पठन विकार है, पढ़ने में जो समस्या आती है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। और जैसे ग्रामर नहीं होगा इसमें, मानसिक विकार भी नहीं होगा इसमें, लेखन विकार भी नहीं होगा, डिसलेक्सिया क्या होता है? एक पठन विकार होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? इसका ऑप्शन राइट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम अक्षमता की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मतलब किसी जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो उनकी हेल्प करने की सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है। पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है उनमें पढ़ने लिखने वर्तनी और समझ जैसे मौलिक कौशलों में सुधार करना, या उन्हें कहना कि वे अपनी अक्षमता दूर करें, या उन्हें पढ़ने के लिए कम चीज़ें देना, या उन्हें कम गृह कार्य देना। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि सबसे अच्छा तरीका बताना है हमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी में हेल्प करें। तो उनसे ये तो कहेंगे नहीं कि उन्हें ये कहेंगे कि आप अपनी अक्षमता दूर करें। तो ठीक है, वो खुद तो कर नहीं सकते ना, उन्होंने खुद उसको अपने आप उसको गेन किया है। ठीक है, तो ये तो नेचुरली है कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई है, तो आप ये तरीका बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव है। उन्हें पढ़ने के लिए कम चीज़ें देंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं हमें ध्यान रखना है। और अगला कौन सा है कि उन्हें कम गृह कार्य देंगे, तो कभी भी उन्हें उनके लिए सिंपैथी नहीं दिखानी। ठीक है, उन्हें ये नहीं कि उनको एक हीन भावना उनके अंदर जागृत नहीं करनी। ठीक है, वो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कम गृह कार्य देकर उनकी हम लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनके एक तो पढ़ने की दिक्कत थी, लिखने और वर्तनी और समझ जैसे मौलिक कौशलों में सुधार करना। तो मतलब जितनी भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी थी उनमें मौलिक कौशलों में सुधार करना ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, उनके पढ़ने लिखने वर्तनी और समझ जैसे मौलिक कौशलों में सुधार करना। आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिगम अक्षमता समानता किस में पाई जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि किन लोगों में ये लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। ऑप्शन ए है खासकर उन बच्चों में जिनके सगे संबंधियों को ऐसी समस्या होती है। ठीक है, जिनके मतलब
जिनके रिलेटिव्स को या फिर उनके पेरेंट्स को ही ऐसी दिक्कत होती है, या जिनका आईक्यू लेवल बेहतर होता है उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, या ऑप्शन सी है लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक होती है, या डी है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अधिक होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है, तो ये भी नहीं है। और जैसे लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक होती है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी में। ठीक है, आगे देखना है औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि औसत से बेहतर आईक्यू वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी हर किसी में पाई जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर ये खासकर उन बच्चों में होती है जिनके सगे संबंधियों को ऐसी समस्या होती है। तो ये आनुवांशिक भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स में किसी के, या तो मदर के रिलेटिव्स में रहा या फिर फादर के मतलब परिवार में कोई रहा हो, तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, तो बच्चों को भी कभी कभी सामान्यतः हो जाती है। तो ये किस में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है अस्थि बधिर बच्चों में डैश के होने की संभावना होती है। तो ये बताना है कि क्या होने की संभावना होती है। पहला ऑप्शन देखा डिस्ग्राफिया, नेक्स्ट देखा डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया तो हमें पता है ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। तो डिस्थीमिया क्या होता है, ये एक मन स्थिति का विकार होता है। इसमें उदास या फिर मतलब उदास की भावना या फिर डर, मतलब इसमें ये मन से रिलेटेड जो स्थिति को दर्शाते हैं जो विकार है, तो उसे डिस्थीमिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि अस्थि बधिर बच्चों में डैश के होने की संभावना होती है। अस्थि बधिर, जब उनके अस्थि में बधिर मतलब ये है कि उनको किसी मांसपेशियों का क्षरण है, या जिस कारण से उनके अंदर उनकी जो शारीरिक तौर पे हो या फिर मानसिक रूप से मतलब दिक्कत की वजह से वो पेंसिल की पकड़ के कारण वो उनके जो लेखन होता है वो ठीक नहीं आता, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। और ये अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन हमारा, कि एक बच्चा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल निष्कर्ष के लिए निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहता है। तो ये अब ये देखना है किससे बचना चाहिए उसको। ठीक है, एक भाषा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल निष्कर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। एक डिसलेक्सिया से पीड़ित एक बच्चा है एक भाषा की क्लास में। ठीक है, एक लैंग्वेज क्लासरूम में एक डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा है, तो उसे सफल निष्कर्ष देने के लिए कौन सी रणनीति से बचना चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हस्त लिखित कार्य जमा के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करना, मतलब जो हस्तलिखित कार्य किया जाना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, ये देखना चाहिए, इसमें देखना है कि कौन किससे बचना चाहिए। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे किस किस से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए की ये है। ऑप्शन बी है कक्षा में नोट देने के बजाय वॉइस रिकॉर्डर की अनुमति देनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि नोट्स लेने की बजाय कक्षा में नोट लेने की बजाय वॉइस रिकॉर्डर की अनुमति देनी चाहिए। लिखित जो है हैंड रिटन से अच्छा है कि टाइप किए हुए मुद्रित दत्त कार्य की अनुमति देनी चाहिए, और व्यक्तिगत गति से पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये देखना है कि किससे बचना चाहिए। तो किससे बचना चाहिए कि ये सख्त सीमा निर्धारण करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेल डैश पर आधारित है। ब्रेल आपको पता ही होगा कि ब्रेल क्या होता है। ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए ब्रेल का यूज़ किया जाता है। ब्रेल का विकास जो है लुई ब्रेल ने किया। और ये किस पे आधारित होती है, अब ये बताना है किस पे। ऑप्शन ए बिंदुओं पे, रेखाओं पे, उभार पे, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल स्लेट जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, ब्रेल स्लेट ऐसे ब्रेल स्लेट में कई सारे कॉलम होते हैं। कॉलम में आप कई सारे कॉलम होते हैं और उसमें कई सारे सेल भी होते हैं। ठीक है, तो हर सेल में कितने बिंदु होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 बिंदु। तो ये ब्रेल किस पे डिपेंड करती है, 6 बिंदुओं पर आधारित एक सेल होती हैं, तो उसी की ब्रेल स्लेट बनाई जाती है। ब्रेल स्लेट से जो है वो मुद्रित किया जाता है पेपर पे, और जिससे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं तो वो आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, उन्हें हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक।